नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। संसद में सुरक्षा चूक का ये पूरा मामला है और सुबह 10 बजे विपक्षी नेता करेंगे बैठक। आज संसद में सुरक्षा चूक पर हंगामे के आसार है। राष्ट्रपति से मिल सकते हैं INDI गठबंधन के नेता। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। संसद में सुरक्षा चूक का ये पूरा मामला है जिसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि हर जगह लगातार जांच की जा रही है। UAPA के तहत अपराधियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। सुबह 10 बजे विपक्षी बैठक करने वाले हैं, विपक्षी नेताएं बैठक करने वाले हैं और कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रपति से भी मुलाकात की जा सकती है। सूत्रों के हवाले से जानकारी कि इंडिया गठबंधन राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकती है। तो संसद की सुरक्षा में चूक का मुद्दा जो है अब विपक्षी पार्टी उठाते हुए नजर आ रहा है। बीते दिन भी हमने देखा था किस तरीके से हंगामा विपक्षी पार्टियों की ओर से किया गया था संसद में चूक को लेकर। और बता दें कि आज जो है 10 बजे बैठक होने जा रही है विपक्षी पार्टियों की। संसद पर हमले की बरसी के दिन लोकसभा के भीतर सुरक्षा में भारी चूक का मामला सामने आया। संसद की कार्यवाही चल रही थी और शून्यकाल के दौरान दर्शक दीर्घा से 2 युवक कार्यवाही के बीच कूद गए। एक युवक मेज पीट रहा था और दूसरा पैर से स्मोक बम उड़ाते हुए पीठ की तरफ दौड़ रहा था। इस हरकत से सुरक्षा कर्मियों और सांसदों ने दोनों युवकों को पकड़ा। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब संसद के भीतर घुसपैठ हुई है। और इसी दौरान संसद परिसर के बाहर एक युवक और युवती को नारेबाजी और पटाखे फोड़ने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया है। दोनों तानाशाही बंद करो के नारे लगा रहे थे। दोनों को सुरक्षा कर्मियों ने संसद मार्ग थाने में पूछताछ के लिए रखा है। संसद के अंदर और बाहर घुसपैठ करने वाले चारों आरोपियों को हिरासत में रखा गया है। चलिए आपको बताते हैं लोकसभा स्पीकर का क्या बयान आया है। सनसनी फैलाने के लिए ऐसी हरकत की गई है। इसी के साथ बता दें कि जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। ये लोकसभा स्पीकर का बयान निकल के सामने आया है। इस घटना के बाद कोई खतरनाक चीज नहीं थी। सबको आश्वस्त भी किया गया था कि प्राथमिकी जांच की जा रही है। आम आदमी संसद में कैसे जा सकता है? सबसे पहले पास बनवाना होता है, काफी जरूरी होता है। सचिवालय ये पास जारी करता है, सचिवालय के तरफ से ये पास जारी होता है। और बता दें इसके बाद एंट्री पास पाने के लिए सांसद की सिफारिश की जरूरत होती है, खासकर तब जब संसद का कार्यकाल चल रहा हो। सबसे पहले संसद के गेट पर चेकिंग करानी होती है, काफी मैंडेटरी होती है। कैसे चेकिंग होती है ये आपको बता रही हूँ। यहीं पर आपके फोन सहित अन्य सामान जमा हो जाते हैं। फोन अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। गेट पर 2 लेयर चेकिंग की जाती है। लोग यहाँ पे आते हैं, विजिटर्स हो चाहे रिपोर्टर्स हो, बिकॉज वी डोंट नो कि किसी के टैग्स नहीं है रिपोर्टर्स के। सो एवरीबडी इज लाइक एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट सिक्योरिटी लैप्स एंड कुछ भी हो सकता था हाउस के अंदर। एंड मोरओवर जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर वॉच भी नहीं है। MPC कोई सदन के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भड़कम मतलब गैस निकलते थे और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे MP जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को। कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे MP उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकल गए थे, निकाले। बाकी तो 2 बजे तक सदन अभी बंद है, एडजर्नमेंट कर दिए गए हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि आज सुबह हम सब मिलकर हमारी ये सदन की जो हमला हुई थी 2001 साल में, उन शहीदों को आज हम याद किए, पुष्पार्पण किए। और आज ही नया सदन में इस तरीके की हमला हुई। हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है कहीं ना कहीं।
गुबार उठा है, तो एक बार जाके चेक करेंगे। हमारी टेक्निकल टीम उसमें काम करे, हमारी टीम यहाँ पे डिप्लॉयड है, तो जो भी सूचना मिलेगी हम आपको इंटीमेट करेंगे। नहीं, फॉरेंसिक नहीं, हमारा एनडीआरएफ का, हमारा जो केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर कोई उससे रिलेटेड होगा तो हम पता कर सकते हैं। हमारे पास ये अभी कुछ नहीं बोल सकते, जब तक उसका चेक नहीं कर लेने के बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। और भी एक्सपर्ट हैं जो उसमें काम में लगे होंगे। अब बोलने के लिए क्या उसके बारे में हमें जानकारी, हमारी टीम एनडीआरएफ की लगी है, मैं उनसे पहले समझ तो लूं। मैं गाजियाबाद हेडक्वार्टर से आ रहा हूं, तो हमें इसके अलावा कोई जानकारी नहीं। सांसदों को बुलाएं, जिन सांसदों ने उन दो युवाओं को पकड़ा, झेला, को देखा, आई विटनेस थे, उनको बुलाए, उनसे पूछताछ कीजिए कि क्या हुआ, क्या नहीं देखा। उनको भी नहीं बुलाया जा रहा। जो स्वयं वहां पे ऑन स्पॉट है उनको भी नहीं बुलाया जा रहा। तो पूरी तरीके से सरकार इस चूक को दबाने की कोशिश कर रही है। ये जो उनकी घोर लापरवाही हुई है उसको दबाने की कोशिश कर रही है। हम तो चाहते हैं कि वे सांसद जो इसके पास से ये दो लोग आए और वे सांसद जिन्होंने आज हमें बचाया, वो चेंबर स्टाफ, वो पार्लियामेंट स्टाफ, सभी को पूछताछ करके पूरी जानकारी ले और हमसे भी राय ले कि क्यों, हमने क्या देखा है जब से ये नया पार्लियामेंट बना है, हमने क्या अनुभव किया है कि किस प्रकार से ये पार्लियामेंट, नया पार्लियामेंट आज भी अधूरा है। बहुत से लापरवाही है, बहुत से चूक है। हम बार बार देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े सिक्योरिटी लैप्सेस है, हमें अपने आंखों से दिख रहा है यहाँ। As a member of parliament, ये concern, as a concerned member of parliament, as a diligent member of parliament, मैंने ये मुद्दा रेज किया था 22 सितंबर को, जब राज्यसभा चेंबर में विजिटर्स गैलरी में इतनी तादाद में भीड़ आ रही थी और वहाँ पे पॉलिटिकल स्लोगनेयरिंग हुई थी। मैंने कहा था ये चेक करना चाहिए कि कौन से एमपी के कार्ड पे ये लोग आ रहे हैं, क्या इन लोगों को ब्रीफिंग नहीं दी जा रही है विजिटर्स को कि ये लोग सेशन में पार्ट नहीं ले सकते या वहाँ पे नारेबाजी नहीं कर सकते हैं, एंड दैट इट इज़ अ सिक्योरिटी ब्रीच। अब देखिए कितने तादाद से लोग आते हैं, 3 लेवल की इन्हें सिक्योरिटी क्रॉस की होगी। कल मैंने 0R में भी मुद्दा उठाया था कि कैसे खालिस्तानी आतंकवादी जो है कानून, भले ही गीदड़ धमकी देते हों अमेरिकन सॉइल पे बैठकर, पर उसको संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था पार्लियामेंट को अटैक करेंगे। वो है या नहीं है इन्वॉल्व, ये बात नहीं है। बात यह है कि आप अगर विपक्ष का नेता आपसे कुछ कह रहा है, आउट ऑफ कंसर्न कह रहा है, आउट ऑफ सिक्योरिटी रीजंस कह रहा है, देश की सुरक्षा के लिए कह रहा है, पार्लियामेंट की सुरक्षा के लिए कह रहा है, उसको सीरियसली लेना चाहिए। ना मुझे पत्र का जवाब मिला, ना 0R के इंटरवेंशन में किसी ने ये कोशिश की, जो खुद चेयरमैन साहब ने कहा कि ये सीरियस इशू है, इस पे ध्यान देना चाहिए, ना किसी ने संज्ञान लिया। 2 बजे मैंने ये प्रश्न उठाया था कि ये सदन का परिसर है, संसद का परिसर कहलाता है हमारे एक चैम्बर में। उस दिन, जिस दिन आज से पहले आज ही के दिन हमारे तमाम सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, उसी दिन 2 लोग आते हैं जिन्हें पास दिया है भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने जो पास दिया है उस पर वो अंदर गए, वो जंप किए, कूद के गए सदन के अंदर और काफ़ी देर तक लुका छुपी होती रही। फिर बम फोड़े गए। अब वो स्मोक बम थे, तो जो बम फोड़ सकता है, स्मोक बम फोड़ सकता है, वो लीथल बम भी फोड़ सकता था। तो इस जुड़ा हुआ मामला है, इस पर गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। हमारे नेता विरोधी दल ने यही मांग उठाई, पर सरकार गंभीर नहीं थी, बल्कि सरकार की तरफ से आरोप आने लगे कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाए। इतना बड़ा सुरक्षा का मुद्दा, इसे राजनीतिक मुद्दा। मैं तो इस भारतीय जनता पार्टी की भर्त्सना करता हूँ कि जो संसद भवन को भी सुरक्षित न रख सके, तो क्या दोबारा कोई पुलवामा करवाने का इरादा है? और विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के नए सीएम के रूप में बुधवार को शपथ ली। साय राज्य के 4थे मुख्यमंत्री होंगे। टर्म के हिसाब से देखें तो साय 6ठे विधानसभा में सीएम बने हैं। 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे सामने आने पर बीजेपी ने 5 साल के बाद सत्ता में वापसी की है। 10 दिसंबर को बीजेपी ने अपने सीएम के नाम की घोषणा की थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और विजय शर्मा ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज में किया गया। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के नेता मौजूद रहे। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने भी शिरकत की। शपथ ग्रहण को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम थे।
मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां मां बेटे के बीच हुए झगड़े में बीच बचाव करना पड़ोसी युवक को भारी पड़ गया। बता दें कि दबंग बेटे ने युवक को गोली मार दी। साथ ही गोली मारकर आरोपी मौके से फरार हो गया। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए भर्ती करा दिया है। साथ ही आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और 3 राज्यों में मुख्यमंत्री के रूप में नए चेहरों को सामने लाकर बीजेपी ने जहां हर बार की तरह सबको चौंकाने का काम किया है, तो वहीं राज्य के राजनीतिक समीकरण बदलने की भी शुरुआत कर दी है, जिससे सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि प्रदेश के बीजेपी सांसदों की भी कुर्सी खतरे में आ गई है, जिसका ट्रेलर हाल ही में तीनों राज्यों में देखने को मिल चुका है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी को 3 राज्यों में मिली जीत से यूपी के तमाम भाजपाई सांसद पहले से ही टेंशन में थे। अब तीनों जगह मुख्यमंत्री पद पर किए गए प्रयोगों ने सबकी नींदें उड़ा दी हैं। खास तौर पर उन बीजेपी सांसदों में बेचैनी ज्यादा है जिनके रिपोर्ट में पार्टी के द्वारा करवाए गए सर्वे में अच्छी खबर नहीं आई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के चलते पिछले चुनाव में जीत हासिल करने वाले सांसदों में नेतृत्व का रुख देख अब टिकट की गारंटी को लेकर टेंशन पैदा हो गई है। यूं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस की जीत भी 2019 के लोकसभा चुनाव में बेअसर साबित हुई थी, मगर इस बार इन राज्यों में बीजेपी की जीत के कई बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। पहले बम्पर जीत और फिर मुख्यमंत्री चयन को लेकर पार्टी आला कमान के कड़े तेवरों ने उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसदों और सहयोगियों को भी टेंशन में डाल दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर मोल भाव का मन बना रहे बीजेपी के सहयोगी दल, खास तौर पर सुभाषपा यानी राजभर जी की पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी इन नतीजों के बाद कुछ सहम सी गई है। दिग्गजों को खारिज कर दिल्ली दरबार ने बड़ा संदेश दे दिया है कि वो किसी की नहीं सुनने वाले। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य भारत का उदय है, भारत राष्ट्र का गौरव है, भारत माता की गौरव है और सनातन संस्कृति की गौरव है। भारतीय जनता पार्टी किसी विपक्षी दल को
सामने रख करके कोई नीति रीति रणनीति नहीं बनाती है। जो राजनीतिक दल जात पात की गुणागणित से की राजनीति करते हैं उनको समीकरण बढ़ने बिगड़ने की चिंता होती होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो मूल उद्देश्य सबका उदय है। यूपी में 2014 और 2019 में अधिकांश बीजेपी सांसदों ने मोदी लहर पर सवार होकर ही चुनावी वैतरणी को पार किया था। इसमें से तमाम सांसदों को भी उम्मीद नहीं होगी कि पार्टी हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में प्रचंड जीत हासिल करेगी। वो उम्मीद लगाए थे कि पार्टी लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में बड़े बदलाव का जोखिम नहीं उठा सकती, मगर चुनावी नतीजों ने इसके उलट पटकथा लिख दी है। तीनों राज्यों में मनचाहे चेहरों को ताजपोशी के लिए तैयार किया गया। नेतृत्व ने अपने इरादे साफ कर दिए कि चेहरा वही चुनेगा। यही वजह है कि प्रदेश के करीब 3 दर्जन सांसदों की नींद उड़ी हुई है। वो जानते हैं कि टिकट न मिलने की स्थिति में वो पैदल हो जाएंगे। बात इतनी भर नहीं है, सपा के पार्टी अध्यक्ष जिस पीडीए का नारा लगाकर पिछड़ा, दलित और आदिवासी का जिक्र कर रहे थे, दरअसल अखिलेश यादव के उसी नारे को नरेंद्र मोदी ने अपने फैसले में ही सार्थक करके दिखा दिया। अगर तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के चेहरों को देखें तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पीडीए के नारे के लिए ये संदेश भी दिखता है। अब कांग्रेसी कटाक्ष कर रहे हैं कि बीजेपी जाति के आधार पर राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति के सहारे संदेश तो देना चाहती है, लेकिन जो पिछड़े हैं, जिनकी जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है, हमारी सरकारें जहां पर थी हमने और जहां पर हैं हमने वहां पर जाति जनगणना की शुरुआत कर दी है। हमने 2024 के लिए वादा किया है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही हम जाति जनगणना कराएंगे। उस पर बीजेपी क्यों नहीं बोलती है? देखिए, मध्य प्रदेश में इतना समय लगा, इससे ये पता चलता है कि बेमन मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है और जो वो कोशिश कर रहे हैं उस कोशिश से कोई हल नहीं निकलने वाला है। हल निकलेगा उससे जब देश में जाति जनगणना होगी। बीजेपी के पिछड़े नेताओं के अलावा जब देश के आम पिछड़े को भी उसका फायदा मिलेगा। ऐसे में सवाल ये कि क्या सियासी प्रयोग करने में माहिर मोदी वाली बीजेपी यूपी में भी कोई बड़ा प्रयोग करने जा रही है, और क्या वाकई में थोक के भाव, सांसदों के टिकट कटना और योगी कैबिनेट के मंत्रियों को लोकसभा चुनाव के रण में उतारने जैसे फैसले भी देखने को मिल सकते हैं। यानी यूपी की सियासत में सियासी भूचाल आना लगभग तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।